नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। आज का जो अपना वीडियो होगा उसमें 70 एमसीक्यू के सेट होंगे और ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि ये मिक्स टेस्ट है। इसमें सभी सब्जेक्ट का आपको एमसीक्यू मिलेंगे और उनको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। कुछ बच्चे जो होते हैं, बच्चे ही बोलूँगा मैं, ठीक है, अब वो मैसेज करते हैं मुझे कि टेस्ट कितने लगाने चाहिए और कब तक लगाने चाहिए। तो देखिए, टेस्ट की संख्या पर मत जाइएगा कि आपने कितने संख्या में टेस्ट लगाए हैं। मान लीजिए एक बार को आपने 30 टेस्ट लगाए हैं लेकिन उनको एक बार भी रिवाइज़ नहीं किया है, तो आपको 1% भी वो बेनिफिट नहीं देने वाला है। मैं सही बोल रहा हूँ और हमेशा ऐसे ही बोलता ही हूँ मैं। 1% भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपने 30 टेस्ट लगाया है और उसको दोबारा उलट कर नहीं देखा है तो उसको लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है, आपने अपना समय बर्बाद किया है। ठीक ना। 30 टेस्ट लगाया है लेकिन उसको 3 बार कर लेंगे तो यकीन मानिए पीटी में तो आपके 75% सवाल तो वैसे ही सॉल्व कर ले जाएंगे, कितना भी टफ पेपर हो। सही सुन रहे हैं आप, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 30 टेस्ट अगर आपने लगाया है तो 30 को 15 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने सारे सवाल हो गए। इतने सवालों को अगर कॉन्सेप्ट सहित एक्सप्लेनेशन को आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया 3 बार, तो लगभग में पूरा सब्जेक्ट 3 बार रिवाइज हो जाता है। 4500 करीब में सवाल कम नहीं होते हैं रिवीजन के लिए। रिवीजन पर मुख्य फोकस रखिएगा कि जितने भी टेस्ट लगाते हैं उसको 3 बार रिवाइज करना। ये फॉर्मूला ही होता है टेस्ट लगाने का कि 3 बार मुझे टेस्ट को रिवाइज करना है, उससे कम नहीं करना है। पहली बार जब आप टेस्ट लगाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा समय लगता है। चलिए 2 घंटे लग गए एक्सप्लेनेशन सहित पढ़ने में, पहली बार में 3 घंटे लगे, 4 घंटे लग गए, लगने दीजिए, ठीक ना। दूसरी बार जब आप उस टेस्ट को लगाने बैठेंगे तो 1 घंटे में लग जाएगा वो पूरा का पूरा टेस्ट। आपको याद आ जाएगा पेपर पेज खोलते ही कि मैंने किसका क्या आंसर लगाया था, किसका क्या एक्सप्लेनेशन था। पहली बार समय लगता है तो लगने दीजिए, दूसरी बार आपको 1 घंटे में हो जाएगा, तीसरी बार आप आधे घंटे में उस पूरे टेस्ट को कंप्लीट कर देंगे। अनुभव से बता रहा हूँ मैं, मुझे पता है ना भाई कैसे किया जाता है चीज़ें, इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो टेस्ट की संख्या मायने नहीं रखती है, टेस्ट की क्वालिटी मायने रखती है कि आपने उससे कितना सीखा है। पहली चीज़ तो ये डाउट मैं क्लियर कर। दूसरा डाउट है थोड़ा सा, बस 5 मिनट आपका समय लूँगा, समय बर्बाद नहीं करूँगा मैं आपका। दूसरा है कि कब तक टेस्ट लगाएं। देखिए 30 सितंबर को आपका एग्ज़ामिनेशन है, 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो ऐसा कदापि मत करना कि भाई 29 सितंबर को भी बैठकर टेस्ट लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ये सबसे गलत तरीका होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 सितंबर तक टेस्ट लगाना है, उसके बाद टेस्ट को बिल्कुल नहीं छूना है। नया टेस्ट तो बिल्कुल नहीं छूना है। उसके बाद पुराने टेस्ट को भले ही रिवाइज कर लेंगे लेकिन 10 सितंबर के बाद कभी मॉक टेस्ट लगाने मत बैठ जाना, है ना। हाँ, एमसीक्यू कहीं से देख लिया तो पढ़ लिया, एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, बुक रिवाइज कर लिया, वो अलग चीज़ है, लेकिन कभी भी टेस्ट नहीं लगाना हमें लास्ट के 15 दिनों में। क्यों? मान लीजिए टेस्ट में आपके कम नंबर आए तो आपका कॉन्फिडेंस धड़ाम से गिर जाएगा, और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहना चाहिए एग्ज़ाम जब देने जाते हैं तो। ओके, इन 2 चीज़ों का ध्यान में रखिएगा। एक छोटा सा चीज़ और बोलूँगा कि बेसिक हर टॉपिक का पढ़ कर जाइएगा, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपका पॉलिटी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सबका किसी भी टॉपिक का बेसिक को रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। बुक्स पढ़ना है अभी भी। कुछ बच्चे पूछ रहे थे क्या अभी सिर्फ सेट लगाएं? नहीं। क्या सिर्फ एमसीक्यू लगाएं? बिल्कुल नहीं। एमसीक्यू सेट लगाने पर दिन में 3-4 घंटे दे सकते हैं आप, बाकी समय किताबों को रिवीजन कीजिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे वही मदद करेगा आपका। यही स्ट्रेटजी रखिए 30 सितंबर तक, और कुछ भी नहीं रखना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं अपना पेपर। पहला सवाल है कि 1833 अधिनियम के बारे में बताना है आपको, चार्टर अधिनियम के बारे में। इस अधिनियम के तहत प्रशासन का केंद्रीयकरण कर दिया गया तथा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया एवं मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को इसके अधीन कर दिया गया। दूसरा कि इस अधिनियम के तहत भारतीय प्रदेश पर कंपनी के शासन का निरीक्षण एवं नियंत्रण का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। अगला है कि इस अधिनियम के तहत भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। एक बार सोचिए, इसका आंसर निकालिए। मैम ने भी 1833 के एक्ट को बच्चों जैसे पढ़ाया है, अगर आप पढ़ना चाहें तो जाकर देख सकते हैं, और भी वीडियो आपको कुछ दिनों बाद मिलने लग जाएंगे। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नहीं, भारत का गवर्नर जनरल का नाम दिया गया था। तो पहला तो गलत ही हो गया, और अगर हम पहला काट देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 2 और 3 जो है इसमें सही दिया हुआ है। और विधि आयोग का गठन किया गया था, ये भी आपको पता ही होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न से किस अधिनियम के तहत भारत पहली बार विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम, आपने आज तक रटा तो होगा पोर्टफोलियो सिस्टम, लेकिन समझने की कोशिश नहीं की होगी। पहले क्या होता था, जो गवर्नर जनरल होता था वो उसी के अंदर सारे मंत्रालय होते थे। आज की भाषा में मैं समझा रहा हूँ।
लेकिन पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब होता है, जैसे पोर्टफोलियो प्रणाली आज भी अपने देश में लागू है। प्रधानमंत्री महोदय हैं, हो सकता है कि उनके पास 2 मंत्रालय हो, जैसे जब मनमोहन सिंह जी थे तो उनके पास वित्त मंत्रालय भी था, ठीक ना। अब जैसे मोदी जी हैं तो मोदी जी के पास कोई ऐसा मंत्रालय मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि उनके पास कोई मंत्रालय है, वो प्रधानमंत्री के पद पर हैं। अब जैसे अमित शाह जी हैं, वो किस मंत्रालय को संभालते हैं, तो गृह मंत्रालय को। तो एक प्रधानमंत्री होगा और अलग अलग विभागों को संभालने वाले अलग अलग अधिकारी होंगे। तो उस समय गवर्नर जनरल ही सब कुछ काम करते थे, लेकिन बाद में जब काम का विस्तार हुआ, जब उनके राज्य का विस्तार हो गया भारत में बहुत ही ज़्यादा, तो 1861 के एक्ट द्वारा क्या किया गया, पोर्टफोलियो प्रणालियों को अपनाया गया कि मंत्रालय बांटा गया कि भाई तुम रेल मंत्रालय संभालो, हम गृह मंत्रालय संभालते हैं, तुम वित्त मंत्रालय संभालो, तुम कानून मंत्रालय संभालो। इसी को क्या कहा जाता है, पोर्टफोलियो प्रणाली कहा जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का 1861 अधिनियम हो जाएगा, 1861 अधिनियम। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा बी, 208 सीटें प्राप्त हुई थी। माउंटबेटन योजना की स्वीकृति के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी, तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, चौथे का आंसर बी, 299 की गई थी। मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ अगर आपको अद्भुत कहानियों का संग्रह वाला किताब कोई पढ़ना हो तो एक बुक आती है, फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट, लॉरी कॉलिंस की है शायद बुक, देखिएगा, मैंने पढ़ी है, मेरे पास रखी हुई है। हिंदी में भी आती है, आज़ादी आधी रात को करके, बेहतरीन बुक है मेरे हिसाब से, मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे अच्छी बुकों में से एक आती है। लेकिन हाँ, ये है कि आपके सब्जेक्ट से थोड़ा सा इतर भी होगा उसमें, और जिसने बुक लिखा है वो माउंटबेटन का भक्त था, बाकी उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। बेरूबारी यूनियन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरूबारी यूनियन मामला याद कीजिए, उसमें क्या बोला था सर्वोच्च न्यायालय के, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अगला एक अनुच्छेद 368 के तहत उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ असत्य कथन आपको चुनना है, तो दूसरा असत्य हो जाएगा, पहला बिल्कुल सत्य है। 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत संविधान के सभी भागों में संशोधन हो सकता है, हर हिस्से में संशोधन हो सकता है, बशर्ते कि वो 1773 मामला याद कीजिए, कौन सा, केशवानंद भारती, बशर्ते कि वो संशोधन जो है संविधान के मूल ढांचे को बदलने की कोशिश ना करे, मूल ढांचे को बदलने की कोशिश ना करे, तो वो सभी हिस्सों में संशोधन हो सकता है। भारत के संविधान में मौजूदा संघात्मक राज्य के लक्षण कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये पूछा गया है आपसे, ध्यानपूर्वक कीजिएगा इसका। छठे का आंसर क्या हो जाएगा, डी, संघ व प्रांतों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं, तो यही तो होगा ना जो संघात्मक के लक्षण नहीं है। देखिए, स्पष्ट विभाजन होता है तो संघात्मक के लक्षण होते हैं। जैसे अपने 7वीं अनुसूची में बात की गई ना, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची का, तो वो किस में आएगा, तो वो आएगा आपका संघात्मकता को बढ़ावा देने, फेडरलिज्म की बात करता है। ओके, आसान सवाल था ये तो। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची में वर्णित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। देखिए, जो राज्य सूची है उस पर अगर मान लीजिए कुछ ऐसा राष्ट्रीय हित आ जाए जिस पर संसद को कानून बनाना है, तो किस आर्टिकल के तहत बनाएगा, और इस कानून बनाने की शुरुआत कहाँ पर की जाएगी, इस कानून बनाने की शुरुआत हमेशा राज्यसभा में की जाएगी। राज्यसभा को यही सबसे विशेष शक्ति दी गई है, राज्यसभा में की जाएगी, जिसके तहत क्या होगा, राज्यसभा ही राज्य सूची पर कानून बनाने की शुरुआत कर सकती है, आर्टिकल 249 के तहत। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी को ध्यान में रखिएगा। लक्ष्मीकांत को पढ़िएगा जरूर, क्योंकि बहुत सारे सवाल वहाँ से आएंगे। 8 है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय बनाया गया। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से संविधान सभा एक विधायिका बन गई। बताइए इसका आंसर क्या होगा, 8 का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, दोनों को दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए हुए हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ दी गई थी, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियाँ थी। 9वीं अनुसूची को पहले संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची को दल बदल के द्वारा जोड़ा गया था, दल बदल का जब कानून बनाया गया है, और 11वीं और 12वीं अनुसूची तो आपको पता ही है, पंचायती राज और नगर पालिका से संबंधित हैं। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, तो 10 का आंसर क्या हो जाए, अभी आ गया ना, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम। और सुनिएगा ध्यानपूर्वक, यूपीएससी वालों ने 2019 में एक सवाल पूछा, उन्होंने बहुत ही आसान सवाल पूछा कि 9वीं अनुसूची जो है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जोड़ा गया था। ये आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये यूपीएससी का सवाल है। बताइए कौन से प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो पहला संविधान संशोधन पंडित नेहरू जी के समय में ही हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची उस समय जोड़ा गया था कि देखिए, संविधान में उस समय संपत्ति का अधिकार भी था, थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। संपत्ति का अधिकार भी था संविधान में, उस समय की बात हो रही है जब पहला संशोधन हुआ है।
और नेहरू जी को करना था लैंड रिफॉर्म, क्योंकि भारत में ज़मींदारी प्रथा को हमें समाप्त करना था। भारत और पाकिस्तान के सिस्टम में अगर आपको आज अंतर दिखता है, फ्यूडलिज्म आपको अगर कम दिखता है, सामंतवादी प्रथाएं समाप्त दिखती हैं भारत में, वहीं पाकिस्तान में अपने जोर शोर पर दिखता है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो था वो लैंड रिफॉर्म एक्ट का था। इस चीज़ को समझिएगा, इस गहराई को। लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत हमने न केवल ज़मीनों का बंटवारा किया, बल्कि हमने उस राजशाही सोच को भी ख़त्म किया जिनको ये लगता था कि हम गाँव के चौधरी हैं। उस सोच को हमने ख़त्म किया था लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत। 1951 में लाना था पंडित नेहरू जी को लैंड रिफॉर्म एक्ट। अब जैसे ही वो लैंड रिफॉर्म एक्ट लाते तो मूल अधिकार में चूंकि क्या था, संपत्ति का अधिकार। जैसे ही हम लोगों से उनके ज़मीन लेना शुरू करते तो संपत्ति का अधिकार के तहत वो रिट चलाई कर हो जाता, कहाँ से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। अब हमें इसको रोकना था, तो हमने 9वीं अनुसूची बनाया। 9वीं अनुसूची में हमने ऐसे चीज़ों को रखा जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती थी, इसीलिए 9वीं अनुसूची बनाया गया। उसमें लैंड रिफॉर्म एक्ट को रखा गया। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, उस समय के जो नेता होते थे, आज़ादी के बाद के पहले पीढ़ी के नेता, राजनीतिक सुधार पढ़ेंगे तो पहली, दूसरी, तीसरी पीढ़ी के नेताओं के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहली पीढ़ी के नेताओं के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उनका नियत हमेशा अच्छा होता था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ चुपचाप सहा कि ठीक है, आप 9वीं अनुसूची लागू कीजिए, उसमें डालिए, हम रिट नहीं निकालेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि उस समय वो चीज़ ज़रूरी था देश के लिए। इस चीज़ को समझिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 10 का आंसर ए हो जाएगा। आज पता चला होगा कि 9वीं अनुसूची क्यों लाया गया था। 11 है कि छठी अनुसूची में निम्न राज्यों के अंतर्गत आने वाले जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधित उपबंध किए गए हैं। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। ATMM है, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। किस में है ये, तो छठी अनुसूची में दिया हुआ है। अगला है 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब और किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं, इसका आंसर हो जाएगा कि 1985 में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। और दल बदल कानून जो है ये संसद की मैच्योरिटी को दिखाता है कि संसद ने अपने ही खिलाफ एक कानून पारित किया कि हमारे ही जो संसद में सदस्य बैठे हुए हैं उन्हीं लोगों ने तो ये कानून पारित किया ना कि हम ही लोग अगर दल बदल करेंगे तो हमारे ही ऊपर ये एक्ट लागू होगा, हमें ही पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है, हमारी सदस्यता समाप्त हो सकती है। तो ये भारत में लोकतंत्र का मैच्योरिटी दिखाता है कि धीरे धीरे भारत के लोकतंत्र मैच्योर हुआ। हमारे जो नीति निर्माता हैं, हमारे जो नेता हैं, वो थोड़े से मैच्योर हुए और उन्होंने अपने ही खिलाफ एक एक्ट पारित किया। तो इसका उदाहरण माना जाता है इसको। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, 52वां संविधान संशोधन है। निम्न से कौन सा कथन गलत दिया हुआ है, गलत कथन को आपको पहचानना है। एस के धर आयोग ने भारतीय भाषाओं पर राज्य के पुनर्गठन का विरोध किया था। एस के धर आयोग ने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया था। JBP समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया था, नहीं, JBP ने विरोध किया था। फजल अली आयोग जो है, फजल अली आयोग जो 1953 में बना है, उन्होंने बोला था कि ठीक है भाषा के आधार पर राज्य बनाएं, लेकिन केवल भाषा के आधार पर ना बनाएं और उसमें प्रशासन का भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये भाषा के आधार पर पहली बार किसी ने अनुमति दी थी, तो फजल अली आयोग ने दी थी। उसके बाद भारत में बहुत सारे राज्यों का सृजन हुआ था, बहुत सारे राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत के संविधान में क्षेत्रीय परिषद के गठन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, क्षेत्रीय परिषद का गठन संसद द्वारा पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 में किया गया है। 14 का आंसर एक बार निकालिएगा। सत्य कथन आपसे पूछा गया है, 14 का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। संविधान सभा के द्वारा किसकी अध्यक्षता मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति गठन किया गया था। मूल अधिकार पर परामर्श के लिए एक समिति किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी, तो 15 का आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। अगले सवाल पर चलते हैं कि संविधान किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं का व्यवस्था करेगा। किस अनुच्छेद में ये चीज़ कहा गया है, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 350 में सी आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है कि मोरारजी देसाई देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पंडित नेहरू जी के विरुद्ध लाया गया था। इस कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद धारण करने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी हैं। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति चौधरी चरण सिंह जी थे। तो 17 के आंसर मुझे बताइएगा ज़रा, 1, 2, 3 में से कौन से, 1, 2, 3, 4 में से कौन से सत्य होंगे, एक बार आप भी निकालने की कोशिश कीजिए, सोचिए। नेहरू जी के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, आपको लगता है क्या? बिल्कुल ला सकता है। JB कृपलानी का नाम सुना है आपने, जो स्वतंत्रता आंदोलन में उनके साथ लड़े। जब 1962 में हम चीन से युद्ध हारे और जब उनको पता चला कि नेहरू जी की इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, तो उन्होंने अपने ही नेहरू जी के खिलाफ
अविश्वास प्रस्ताव लाया था। तो ये भी क्या दिखाता है कि हमारे देश में लोकतंत्र उस समय किस हद तक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 का? 17 का आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 सही है यहाँ पर, और चौथा गलत दिया हुआ है। चौथा क्यों गलत है? क्योंकि मोरारजी देसाई जो थे ना, यही थे पहले प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री भी यही थे। ओके, इसका ध्यान में रखिएगा। 18 नंबर सवाल पर चलते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। कि अनुच्छेद 124, 125, 126, 127 मैच कीजिए एक बार। एक को भी मैच कर लेंगे, दो को तो मैच कर ले जाएंगे आप। देखिए 18 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 का क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय का स्थापना और गठन। 125 का आंसर क्या हो जाएगा? 125 में दिया हुआ है न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। 126 में क्या दिया हुआ है? 126 में दिया हुआ है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 127 में दिया हुआ तदर्थ न्यायालय की नियुक्ति थी। इसका 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो ये किस में है भाई? बी में है। मैचिंग वाले हमेशा थोड़ा सा घूम जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, 19 नंबर सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला है कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार अनुच्छेद 143 के तहत दिया गया है। उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति जी जो परामर्श करते हैं तो अनुच्छेद 143 के तहत करते हैं। अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। असत्य कथन आपसे पूछा है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके कारण भी बहुत सारे बच्चे गलत कराते हैं। सत्य असन सही नहीं, और सही पूछा है कि सही नहीं पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा एग्जाम में विशेष रूप से। यहाँ पर ठीक है, चल जाएगा। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही दिए हुए हैं, दोनों ही सही दिए हुए हैं। ओके, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश करते हैं। 21 है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या क्या चाहिए? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? वह भारत का नागरिक हो। ठीक है भाई, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल ए है, वह 35 वर्ष की आयु का कोई नहीं है। देखिए क्या क्या चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का कम से कम अनुभव होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अथवा वह उच्च न्यायालय या न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, तभी जाकर उसको क्या हो सकता है? उसको न्यायाधीश बनाया जा सकता है हाई कोर्ट में। किस तमिल महाकाव्य में कोवलम होगा यार, कोलवम नहीं होगा, कोवलम और उनकी पत्नी कन्नगी के दुख कहानी का वर्णन है। जो लोग मुझसे पढ़ते हैं, मैंने उनको एक दिन बताया था इसकी कहानी, और इसी का अगला पार्ट भी है। इस बुक का अगला पार्ट है जिसका नाम है मन्नी मेखले। मैंने एक बार बताया था कि एक व्यापारी और उसकी पत्नी, एक अमीर व्यापारी, उसकी पत्नी और एक वेश्या की कहानी है, जो तमिल महाकाव्य माना जाता है। किसको माना जाता है? वो शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम, इसके लेखक कौन है ये आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। और बेहतरीन बुक मानी जाती है, जिसमें फिर क्या होता है? कन्नगी के ताप के कारण उसके पति को जब फांसी दे दी जाती है, राजा द्वारा मृत्युदंड दे दी जाती है, तो फिर कन्नगी क्या करती है? पूरे शहर को जला देती है उस पश्चाताप में। और राजा जो है वो भी आत्महत्या कर लेता है कि मुझसे किसी की हत्या हो गई है, निर्दोष को सज़ा मिल गई है। इस ग्लानि में राजा की भी मृत्यु हो जाती है। ये तमिल महाकाव्य माना जाता है। तो कन्नगी, कोवलम और एक वेश्या रहती है जिसकी कहानी है, और उसी वेश्या की एक पुत्री पैदा होती है जिसकी कहानी किस में है? तो मन्नी मेखले। मन्नी मेखले आपने सुना है? ये इसी का अगला हिस्सा है। इसी बुक का तमिल जो ग्रंथ है शिल्पाधिकारम, इसी का अगला हिस्सा है मन्नी मेखले। ओके, जो माधवी, और देखिए वेश्या का नाम क्या रहता है? माधवी, और उस कोवलम की जो पुत्री होती है मन्नी मेखले, उसी की कहानी है वो। ओके, निम्नलिखित में किसने तोल्लकपियम की रचना की है? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ये तोल्लकपियार ने लिखी है। तोल्लकपियम की रचना तोल्लकपियार ने की। यह अगम, प्रेम तथा पुरम युद्ध से जुड़ा तमिल व्याकरण है। तोल्लकपियम की रचना द्वितीय संगम में की गई थी। तो 3 संगम हुए हैं, तो दूसरे में की गई थी। कुलशेखर, चेरामन पेरुमल नयनार, सेक्किलार, ओट्टकुट्टुवन, और उनकी रचनाएं दी हुई हैं। संगम के साहित्य की रचनाएं हैं। नाम थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई हैं दक्षिण भारत में तमिलों में। तो बताइए, इसमें से मैच कीजिए एक बार, देखिए इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुलशेखर की कृति का नाम है तिरुमोली। चेरामन पेरुमल नयनार का कृति का नाम है आदिमूल। सेक्किलार के कृति का नाम है पेरिय पुराण। ओट्टकुट्टवन का ग्रंथ का नाम है कलिंगति पुराण। ओके, संगमकालीन शब्द कुरुचि का तात्पर्य क्या है? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? कुरुचि का तात्पर्य होता है आखेट व खाद्य संग्रह। कुरुचि का मतलब होता है आखेट व खाद्य संग्रह। मुल्लई, मुल्लई पल्लई का नाम आपने सुना होगा ना। मुल्लई का मतलब होता है पशुपालन व खाद्य उत्पादन। मरुदम,
या मारूदम बोलते हैं। मरुदम, मरुदम का मतलब होता है खाद्य उत्पादन एवं भंडारण, और नडवल का मतलब होता है मत्स्य ग्रहण एवं नमक उत्पादन। ये आपको लग रहा हो कि मैं क्या संस्कृत तमिल पढ़ा रहा हूँ आपको, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इससे सवाल पूछते तो लोगों की सांसें फूल जाती, क्योंकि लोग पढ़ते ही नहीं हैं तमिल महाकाव्य, दक्षिण भारत के संगम के इतिहास, और वहाँ से इम्पोर्टेंट होता है। बीपीएससी वालों को तो खास तौर से प्रेम है, पता नहीं क्यों एक आध सवाल तो डाल ही रहे हैं। और सवाल आपके विजयनगर से पूछे जाते हैं बहुत सारे, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। निम्न से कौन चेर वंश का प्रथम शासक था? चेर वंश का प्रथम शासक किसका नाम मिलता है हमें? तो उदयन जेरल का नाम मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किन स्थानों में 14 घोषणाओं वाले अशोक के शिलालेख पाए गए हैं? कहाँ कहाँ से पाए गए हैं? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? एरागोडी से पाए गए हैं और सन्नति से पाए गए हैं। 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। ओके। अगला अशोक के किस अभिलेख से बौद्ध धर्म के निकायों की जानकारी मिलती है हमें? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? भापुर अभिलेख से मिलता है। बी आंसर हो जाएगा। निम्न से किसका उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं किया गया है? चोल, चेर, पल्लव, सतीय पुत्र। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पल्लवों का कोई जिक्र नहीं, पल्लव तो बहुत बाद में आए हैं। नरसिंह वर्मन का नाम आपने सुना होगा, मामल्ला जिसको कहा जाता है, इसने मामल्लपुरम नामक शहर बसाया था। जो सोर टेम्पल वगैरह है, या जो रथ टेम्पल है, रथ मंदिर है ना, रथ मंदिर है, कहाँ पर है ये? तो ये आपका तमिलनाडु में जो मामल्लपुरम के मंदिर समूह है वो मामल्ला ने बसाया था। वो पल्लव शासक ही तो था। पल्लवों की बड़ी वीर गाथा की कहानी है, किसी दिन फुर्सत मिलेगा तो बताऊंगा। गुप्त शासक कुमारगुप्त के शासन का वर्णन उनके मंदसौर अभिलेख से मिलता है, जिसकी रचना किसने की है? मंदसौर अभिलेख किसने लिखा है? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर हो जाएगा वत्स भट्टी ने लिखा है ये। हुनों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में ही हुआ था। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार हुनों को मलेच्छ कहा गया है। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। देखिए बाहरी जो भी आक्रमण करते थे उस समय, उन सभी को मलेच्छ कहा जाता था। क्या? मलेच्छ। गुप्त काल में दान विभाग के अधिकारी को क्या कहा जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का सवाल, मुझे बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, अग्रहारिक। इसका आंसर हो जाएगा सी, अग्रहारिक। महाबलाधिकृत का मतलब क्या होता था? महाबलाधिकृत सेनापति को कहा जाता था गुप्त काल में। महादंडनायक न्यायाधीश को कहा जाता था। संधि विग्रहिक युद्ध व संधि के विषय में संबंधित होते थे। दंडपासिक, दंडपासिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था दंडपासिक। विनय स्थिति शिक्षा धर्म संबंधी मामलों का प्रधान होता था। भंडागाराधिक, तो ये राजकोष का अधिकारी होता था। और आपका युक्त पुरुष, ये युद्ध में प्राप्त की गई संपत्ति का लेखा जोखा करने वाला अधिकारी होता था। और अग्रहारिक दान विभाग का प्रधान होता था। तो इसको ध्यान रखिएगा, अग्रहारिक महोदय को ध्यान में रखिएगा। और कुमारमात्य, अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान के आईएएस को जोड़िए गुप्त काल से, तो कुमारमात्य होते थे। कौन? कुमारमात्य। अगला आ गया कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में। क्या है पहला? कि कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चीनी यात्री इत सिंह के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय की अपनी मुद्रा थी। नालंदा विश्वविद्यालय की खोज पहचान सर्वप्रथम कनिंघम ने की थी। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कोई सा भी गलत नहीं है, सारे के सारे सही दिए हुए हैं, तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। ओके। अजंता की गुफा संख्या 16, 17, 19 गुप्त काल से संबंधित हैं। अजंता की संख्या 19 में जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है हमें। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सत्य है? तो केवल पहला सही है और दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। गुफा संख्या 17 में हमें जातक कथाओं का वर्णन मिलता है। 17 में, किसमें? 17 में मिलता है। ओके। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में अवतारवाद का स्पष्ट उल्लेख मिलता है? अवतारवाद की बात आप जानते ही होंगे। इसकी सबसे पहले हुआ मत्स्य अवतार, फिर हुआ शुकर अवतार, फिर आपका अलग अलग राम अवतार, कृष्ण अवतार, अंत में बुद्ध अवतार भी है। बहुत सारे अवतार हुए हैं भगवान विष्णु के, दशावतार माना जाता है। और अगला भी छोड़ा गया है, अगला कल्कि अवतार के लिए। तो सर्वप्रथम किस ग्रंथ में अवतारवाद का स्पष्ट उल्लेख मिलता है? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ये भगवत गीता में मिलता है। ए आंसर हो जाएगा। एक बुक ऐसा जो बदल देगा आपकी जीवन, पढ़ना चाहिए, कभी फुर्सत मिले तो पढ़िएगा। अशोक ने राष्ट्रीय, अब तो सुन भी सकते हैं भगवत गीता वगैरह को, इंग्लिश हिंदी जिसमें भी सुनना चाहें, उर्दू ब्रॉडकास्ट बहुत सारे मिल जाते हैं। कौन से कथन असत्य हैं? 36 का आंसर निकालिए। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्राकृत और राष्ट्रीय लिपि के रूप में पाली को अपनाया था। इसका आंसर हो जाएगा ये, यही तो गलत असत्य दिया हुआ है। 36 का आंसर यही असत्य दिया हुआ है। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में पाली और राष्ट्रीय लिपि के रूप में ब्राह्मी को अपनाया था। किसको? तो ब्राह्मी को अपनाया था। ब्राह्मी को अपनाया था किसमें? तो राष्ट्रीय लिपि के रूप में। ओके। रानी का स्तंभ लेख जो कौशाम्बी में अशोक की पत्नी कारुवाकी द्वारा की दिए गए दान का वर्णन है। अशोक के महास्थान लेख से अन्न भंडार के विषय में भी जानकारी मिलती है। सवाल कुछ और, एक्सप्लेनेशन इनका कुछ और ही रहता है। बाकी तो आपको पता ही है, ये तीनों स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? हरियूपिया बोला गया है। हरियूपिया, हरियूपिया ऐसा अनुमान है, ऐसा अनुमान है। ओके, हरियूपिया।
भरत एवं पुरु कबीलों ने मिलकर किस राजवंश की स्थापना की थी? तो ये कुरु राजवंश की स्थापना की थी। कुरु वंश जो आप लोग सुनते हो महाभारत में, कुरु वंश, वही वाला कुरु वंश। महाभारत काल का अवशेष कहाँ पर मिलता है अगर मैं आज आपसे पूछूं तो? मेरठ के पास में हस्तिनापुर है। मेरठ जो है ना, मेरठ के पार सच में मिलता है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पर एएसआई सर्वे, एएसआई जो है भारत सरकार का, उसका खनन वहाँ पर क्षेत्र है, और बहुत सारे खनन करके उसने छोटे छोटे बस्तियों का और बहुत सारे मृदभांड का और छोटे मोटे हथियार भी मिले हैं, इन सब का वहाँ पर उन्होंने निकाला है। और अभी दिल्ली का जो पुराना किला है, दिल्ली का पुराना किला है, जो पुराना किला है आपका जू के पास में, तो वहाँ पर भी खुदाई चल रही, वहाँ से भी बहुत सारा कुछ मिला है महाभारत काल का, और ये सच है। और वहाँ कहाँ पर है? तो मेरठ के पास में हस्तिनापुर। अगला है कि 39 गौर का एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? गौर यानी कि वर्तमान का बंगाल का इलाका हो गया। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? हरहा अभिलेख से मिलता है, हरहा अभिलेख से मिलता है हमें। ओके, गुप्तोत्तर काल का ये अभिलेख है। अगला है कि भारतीय शिला वस्तु के इतिहास का निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अपशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी। कौन सा सही है ये बताना है आपको। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। 40 का आंसर अभी आपको पता चल ही हो गया होगा। दूसरा तो गलत ही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल 3 सही है, पहला भी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। एलोरा औरंगाबाद की शैलकृत गुफाएं हैं जिनका निर्माण 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ है। तो 40 का आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। अगला है कि भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री स्वांगचांग या ह्वेनसांग ने तात्कालिक भारत के सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इसके बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। सड़क व नदी मार्ग लूट मार्ग से पूरी तरह सुरक्षित थे, बताइए सही होगा। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किए जाना ही किसी भी व्यक्ति को निर्दोष अथवा दोषी होने का साधन था। व्यापारियों को नौघट व नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा गया है आपसे, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 जो है ये सही है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ओके, पहला जो है ये गलत क्या है कि लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित। ह्वेनसांग को तो खुद 2 बार लूटा था लोगों ने पकड़कर, तो पहला तो इसलिए गलत हो जाएगा। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर होता है? तो दोनों में अंतर होता है, चैत्य पूजा स्थल होता है, विहार बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान। निम्न से कौन सा बौद्ध मत निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तृष्णा रूपी अग्नि का समन, यही सबसे अच्छी व्याख्या मानी जाती है। निम्नलिखित में कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? जैन सिद्धांत के अनुरूप कौन से कथन हैं? कर्मों को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, सही है भाई ये तो। प्रत्येक वस्तु में चाहे वो सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, पत्थर से लेकर और मिट्टी तक में आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक है इसका चिंतन, अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर हो जाएगा डी। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही दिया हुआ है यहाँ पर। 45 पर चलते हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। उपयुक्त स्थलों में कौन सी भित्ति चित्रकला के लिए भी जाने जाते हैं? भित्ति चित्रकला के लिए निम्न से कौन से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 जो होगा ये सही हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर भित्ति चित्रकला के लिए नहीं जाना जाता है सांची का स्तूप। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, 45 का। अगले पर चलते हैं कि भारत में दार्शनिक विचारों के संदर्भ में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा का आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। सांख्य मानता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा सही है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनायन संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 जो है यहाँ पर सही दिया हुआ है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ओके, अगला सवाल है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? यूपीएससी 2018 का प्रश्न है ये, यूपीएससी 2018 का प्रश्न है। 48 का आंसर मुझे बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये किससे संबंधित है? ये जैन मत से संबंधित स्थानकवासी। देखिए, श्वेतांबर को 3 भागों में बांटा गया है। पहले बात तो जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया। एक श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, एक दिगंबर जो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। श्वेतांबर में आगे है पुजेरा, डेरावासी, ढूंढिया, स्थानकवासी और थेरपंथी। ये सब किस में है? श्वेतांबर के अलग अलग संप्रदाय हैं। जैसे हिंदू धर्म में होते हैं ना कि वैश्य है, शैव है, शाक्य है,
तंत्र में को मानता है, या फिर अघोरी संप्रदाय का है, या कापालिक है। कापालिक लोग मानव के सर में अपना खाना खाते हैं, कंकाल में। तो ये अलग अलग होता है ना। तो उसी प्रकार से जैन धर्म में भी अलग अलग हैं। जैसे श्वेतांबर का अलग अलग मैंने कौन सा बोला है, पुजेरा, डेरावासी, ढूंढिया, स्थानकवासी, थेरपंथी, ये सब किस में होते हैं, तो श्वेतांबर के अलग अलग हैं। ओके। और दिगंबर के कौन कौन से हैं, तो तेरापंथी, तारनपंथी, समैया, तोतापंथी, बीसपंथी, गुमानपंथी, ये सब दिगंबर संप्रदाय के अलग अलग संप्रदाय हैं उनके। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर यूपीएससी को बीपीएससी को जैन और बौद्ध से कठिन सवाल पूछना होगा, तो बौद्धों के अंदर जो हैं उनमें से आपसे कठिन सवाल पूछ। जैसे बौद्ध में जब आपका तंत्रयान वगैरह का विकास हो गया, वज्रयान वगैरह का बहुत ही ज़्यादा, तो उसमें फिर कुछ चीज़ें तो बौद्ध की मूर्तियाँ बनने लग। आपको पता है कि बौद्ध का हथियार लेके भी भगवान बुद्ध की मूर्ति है। जिसने पूरे दुनिया में शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उसके हाथ में हमने हथियार देकर उसकी पूजा करने लग गए। ये भी संभव हुआ है भाई, भारत में ही संभव हुआ है, और बाकी देशों में भी, खास तौर से चीन और जो आपके जापान का इलाका हो गया, उसके बाद दक्षिण कोरिया ये सब हो गया, इन सब जगहों पर बुद्ध की मूर्ति के साथ बहुत खेल खेला गया है। तो इसकी शुरुआत लेकिन भारत से ही हुई थी, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो इसका किसका मत है ये, स्थानकवासी, तो जैन मत है ये। भारतीय इतिहास के संबंध निम्न से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, तो 49 का आंसर हो जाएगा, ये मैत्रेय हैं। 49 का सी आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का निम्नलिखित कौन सा राज्य स्थान भूकंपीय क्षेत्र 5 के अंतर्गत आता है, तो भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है ये। 62 का आंसर क्या हो जाएगा, 62 का आंसर आप मुझे बताइए। 49 के बाद डायरेक्ट 62 पर चला गया था, 50 नंबर बीच में छूट गया था। निम्न से किन उभारदार मूर्ति शिल्प यानी कि रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्रों के साथ रानी अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है। प्रस्तर चित्र भी है उस पर अशोक का, और रानी अशोक लिखा हुआ है। ये भी यूपीएससी 2020 का प्रश्न है। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, कंगनहल्ली है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ये कर्नाटक में है कंगनहल्ली। विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर 2 धाराएं मिलती हैं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। जिन जिन क्षेत्रों में मिलती है वहाँ पर मछली का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है समुद्र में। जैसे जापान का तट हो गया, जैसे कनाडा के तट के पास हो गया। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्न से कौन से कारक महासागरीय लवणता को प्रभावित कर रहे हैं, 52 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2, 3, 4। बर्फ़ का जमना, नदियाँ, पवन प्रवाह, मेरे हिसाब से वाष्पीकरण भी होना चाहिए इसमें जो भी आंसर दिया है, लेकिन इसका आंसर डी ही होना चाहिए। 1, 2, 3, 4 इसका आंसर होना चाहिए। सारे के सारे जो हैं वो प्रभावित करते हैं। निम्न से किस महासागर या धारा को ब्लैक स्ट्रीम कहा जाता है, तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा, 53 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कुरोशियो धारा को कहा जाता है ब्लैक स्ट्रीम। पृथ्वी की सतह पर निम्नलिखित जलाशयों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भूतल, वातावरण, मिट्टी की नमी, जीव मंडल। कहाँ पर कितने ज़्यादा जल हैं इसको आपको लगाना है क्रम में। तो आज आप शायद दंग भी होंगे इसको सुनकर। 54 का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आपका भूतल में, उसके बाद से क्या आ जाएगा, मिट्टी की नमी में, उसके बाद आ जाएगा वातावरण में, फिर आ जाएगा आपका जीव मंडल में। और आपको पता है जो नदियों में इतने बड़े बड़े नदियाँ देखते हैं, उनमें तो जितना मिट्टी की नमी में पानी है ना, उससे भी कम पानी है नदियों में। देखिए, अगर सबसे ज़्यादा पानी है ओशियन में, फिर है आपका आइस कैप में जो बर्फ़ वगैरह है उसमें, उसके बाद से ग्राउंड वाटर हो गया, उसके बाद से लेक्स हो गए, दुनिया की जो झीलें हैं उनमें बहुत ज़्यादा पानी है। फिर आपका सॉइल मॉइस्चर आ जाता है, पृथ्वी की नमी में फिर पानी है, उसके बाद से एटमॉस्फेयर में, उसके बाद रिवर का स्थान आता है। ठीक ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पृथ्वी पर लगभग 50 से 80% ऑक्सीजन उत्पादन समुद्र से आता है। इस उत्पादन का अधिकांश भाग समुद्री प्लैंकटन से होता है। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न से कौन सा मरुस्थल समुद्री धाराओं से प्रभावित है, तो अटाकामा रेगिस्तान, नमीबिया रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा, 1 और 2 आंसर हो जाएगा। जहाँ पर भी ठंडी जलधारा होगी उसके ठीक पूरब का इलाका जो होगा वो मरुस्थल होता है। जैसे सहारा है तो सहारा के ठीक पश्चिम में ठंडी जलधारा बहती है। जैसे चिली है तो चिली के ठीक पश्चिम में ठंडी जलधारा बहती है। ओके। हवा और वायुमंडलीय दबाव परिवर्तन जैसे मौसमी संबंधी प्रभावों के कारण पानी की गति को किस रूप में जाना जाता है, तो उस 57 का आंसर क्या हो जाएगा, सर्ज के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर हो जाना चाहिए सी। निम्न से कौन से कथन भारत में लाल मिट्टी के बारे में सही है, 58 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, लाल मिट्टी पुरानी क्रिस्टलीय चट्टानों पर विकसित होती हैं। लाल मिट्टी की जगह पैतृक चट्टान सामग्री या जलवायु परिस्थितियों के आधार पर भिन्न होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। 58 का आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही। पोटेशियम और फॉस्फोरस जैसे खनिज से भरपूर होती है, ये गलत ही है। अगला चलते हैं। ये आमतौर पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस में खराब होते हैं जो लाल मिट्टियाँ होती हैं। ओके।
यंत्रवत निर्मित अवसादी चट्टान को बलुआ पत्थर कहा जाता है। जैविक रूप से निर्मित तलछटी चट्टान सेंधा नमक। रासायनिक रूप से निर्मित तलछटी चट्टान सैल। 59 का आंसर क्या हो जाएगा, कौन से सही है इसमें? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 जो है यहाँ पर सही दिया हुआ है। अगला है धारावार रॉक सिस्टम का संबंध निम्नलिखित को दोनों विचार कीजिए। ये सबसे पुरानी अवसादी चट्टानें हैं। इन्हीं चट्टानों से अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। 60 का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। 61 है कि निम्न से कौन से अग्नेय चट्टानों की विशेषता है कि वे कठोर व सुगठित होते हैं, वे दानेदार व क्रिस्टलीय होते हैं, वे अधिक व्यापक हैं, ग्लोब की सतह क्षेत्र का लगभग 75% हिस्सा बनाते हैं। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 जो है यहाँ पर सही दिया हुआ है। तीसरा जो है यहाँ पर वो गलत दिया हुआ है। 62 नंबर सवाल पर हम लोग फिर से आ गए कि भारत का निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र भूकंपीय जोन 5 के तहत आता है। 62 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर संपूर्ण उत्तर पूर्वी क्षेत्र आएगा, संपूर्ण उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका आएगा। उसके बाद से क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र जो है भूकंप जोन 4 में आता है, न कि 5 में आता है। उत्तर बिहार के भी जो क्षेत्र हैं वो भी जो भूकंप जोन 5 में आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 62 का आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3। निम्नलिखित हिमालय श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए एक बार। 63 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सबसे ऊपर आ जाएगा आपका पीर पंजाल। दक्षिण से उत्तर लगाना है आपको, तो पीर पंजाल, फिर आपका लद्दाख रेंज आ जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, देखिए सबसे पहले ऊपर आता है काराकोरम, फिर आता है लद्दाख, फिर आता है जास्कर, फिर आता है पीर पंजाल। अब इसको मैच कर लीजिए, सबसे इसमें ऊपर से नीचे से ऊपर करना है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। तो इसका आंसर 63 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 1, 3, 2, 4। अगला है उत्तर पूर्वी निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण को व्यवस्थित कीजिए। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा, 64 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 2, 1, 3, 4 हो जाएगा। सबसे ऊपर हो जाएगा आपका कौन सा, तो आपका हो जाएगा मिसमी पहाड़ी, उसके बाद से हो जाएगा दफला, उसके बाद से आ जाएगा तीसरा मिकिर पहाड़ी, फिर आ जाएगी आपकी जयंतिया की पहाड़ी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से वलित पर्वत के उदाहरण हैं, हिमालय, रॉकीज, आल्प्स। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों ही वलित पर्वत के उदाहरण हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित कीजिए। ITCSZ और MBT और MCT, ये जो हिमालय है, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इनके बीच के जो फॉल्ट हैं इनके बारे में आपसे पूछा गया है। इस फॉल्ट को पता होना चाहिए आपको क्रम वाइज में। 66 का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा आपका पहला, यानी कि ITSZ सिंधु सांगपो सैचर जोन आ जाएगा आपका पहला। उसके बाद से कौन सा आ जाएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट आ जाएगा MCT, फिर आपका मेन बाउंड्री थ्रस्ट आ जाएगा। 1, 3, 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। अन्नाईमुडी इलायची की पहाड़ी सर्वचोटी लिखी हुई है। डोडा बेट्टा नीलगिरी की पहाड़ी का है। गुरु शिखर अरावली पहाड़ी का है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। 67 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दूसरा और तीसरा सही दिया हुआ है, पहला गलत दिया हुआ है। अन्नाईमुडी जो है, अन्नाईमुडी पहाड़ी, ये अन्नाईमुडी जो चोटी है, अन्नाईमुडी पहाड़ी की ही सबसे ऊंची चोटी है। ओके, और डोडा बेट्टा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर राजस्थान में सिरोही जिले के आबुर्दा पर्वत की एक चोटी है, और अरावली रेंज और राजस्थान का उच्चतम बिंदु भी है ये। ओके, प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली के संबंध निम्नलिखित थोड़ा विचार कीजिए। ये आज का अंतिम सवाल होगा, एक बार विचार कीजिए इस पर। देखिए क्या है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र से पुराना है। ये तो सही है भाई, ये तो सही है, इसमें क्या गलत है। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों के बीच जल विभाजक का काम करता है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। चंबल, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, नहीं, ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो इनमें से दो नदी तो आपका बहता है यहाँ से यहाँ इस तरफ, लेकिन चंबल जो है वो इस तरह नहीं बहती है, चंबल इस तरफ बहती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा गलत है, 1 और 2 सही हो जाएगा। ओके, तो आज का टेस्ट यहीं तक था। अगले वीडियो में इसके आगे के सवाल करेंगे। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।